Okay, so in the previous slides, in the previous clips, we talked about the protoplast. Protoplast का हमने बताया कि basically जब आप plant cell से cell wall remove करते हैं तो you have the protoplast. So protoplast को फिर आप different utilization के लिए use करते हैं. इस lecture में और इन slides में हम बताएंगे कि protoplast को हम isolate कैसे करते हैं और उसको culture कैसे करते हैं. तो चूंकि प्रोटोप्लास्ट इज बेसिकली द सेल विदाउट द सेल वॉल, तो हमने सेल वॉल रिमूव करना होगा थ्रू सम वेज सम मेजर्स. ठीक है. अच्छा, अब ये जो प्रोटोप्लास्ट के सेल वॉल जो यानी प्लांट सेल से सेल वॉल रिमूव करके प्रोटोप्लास्ट जो आइसोलेट किया जाता है, उसमें मेनली टू टाइप ऑफ मेथड्स यूज करते हैं. फर्स्ट आपके पास मैकेनिकल मेथड है, सेकेंडली आपके पास एंजाइमेटिक मेथड है. मैकेनिकल मेथड जो है फर्स्ट क्लर्कर ने यूज किया था इन 1892. इस मेथड के लिमिटेशंस है, इसमें यील्ड आपके पास लो आती है. ये आप हर उस पर यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. एंजाइमेटिक मेथड जो है तो वो फर्स्ट कॉकिंग ने यूज़ किया 1960 में. बीच में डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस मैकेनिकल मेथड को डिफरेंट उसके साथ प्लाज्मोलिसिस वगैरह के साथ यूज़ करके किया था. लेकिन जो फर्स्ट एंजाइमेटिक मेथड यूज़ किया था वो कॉकिंग ने 1960s में किया है. अच्छा, एग्जैक्ट जो प्रोटोकॉल है एक्सट्रैक्शन का या आइसोलेशन का, वो डिफरेंट है, जो कि डिपेंड करते हैं प्लांट स्पीशीज पे और प्लांट पार्ट पे, प्लांट टाइप पे. मैं डिटेल उसके कंपोनेंट्स नहीं दूंगा. आई विल नॉट गो टू द डिटेल्स रिगार्डिंग डिफरेंट केमिकल्स और उसके जो कंसंट्रेशंस हैं. जो आप में से एमफिल में या पीएचडी में इस पे काम करेंगे तो फिर उस वक़्त हम उसको डिस्कस कर सकते हैं. देयर आर पेपर्स जो कि मुख्तलिफ उस पे काम किए हुए हैं मुख्तलिफ लोगों ने और उसको पब्लिश किए है. आप जिस प्लान पे काम करेंगे उसके हिसाब से आपने उसको मॉडिफाई करना है. बट हेयर आई विल एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कि मैकेनिकल मेथड में कौन सा प्रिंसिपल है और एंजाइमेटिक मेथड में कौन सा प्रिंसिपल है जिसके थ्रू आप सेल वॉल रिमूव करते हैं और प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करते हैं. ओके, जो मैकेनिकल मेथड है बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें जो है वी यूज़ द मैकेनिकल मेथड जिससे हम उसको जो है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करते हैं. फर्स्ट उसमें आपने जो है प्लाज्मोलिसिस करनी होती है, यानी आपने जो है सेल जो है उसको रखना होता है या टिश्यू को रखना होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में. हाइपरटोनिक सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू द सेल. तो सेल से जो है वाटर जो है वो आउटफ्लो करेगा और उसकी वजह से जो प्रोटोप्लास्ट है जो साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाएगा. जब वो श्रिंक हो जाएगा वो सेल वॉल से अलहदा हो जाएगा. ठीक है. सो दिस श्रिंकिंग बेसिकली दैट विल लीड टू रिमूव द प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द सेल वॉल. ठीक है. वो जो है उससे अलहदा हो जाए, टू सेपरेट दिस प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द सेल वॉल. इसके एग्जांपल जो है आपके पास साइकिल ट्यूब की है. जब आपके पास टायर में ट्यूब में हवा होती है तो ट्यूब जो है वो चिपका हुआ होता है टायर के साथ. ठीक है. लेकिन जब उससे हवा निकलती है तो वो ट्यूब जो है वो उससे अलहदा हो जाता है. तो उसी तरह आपके पास जो है तो वो प्रोटोप्लास्ट बिकम उसमें उसकी श्रिंकिंग हो जाती है और इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. अच्छा, इसके बाद जो है तो आप विद शार्प नाइफ अंडर द माइक्रोस्कोप आप जो है तो उसको सेल वॉल को रिमूव करते हैं. बेसिकली आप उसको स्मॉल पीसेस में करते हैं और आप जो है तो प्रोटोप्लास्ट को रिलीज कर दें. ये जो प्रोटोप्लास्ट को आप रिलीज करते हैं ये प्लाज्मोलाइज्ड होता है. ठीक है. यानी उसकी जो है वो श्रिंक होता है और उसको आप रिलीज कर देते हैं. आफ्टर रिलीजिंग दैट आपके पास जो प्रोटोप्लास्ट आता है उसको आप डीप्लाज्मोलाइज्ड करते हैं टू रिटेन द ओरिजिनल साइज. तो बेसिकली आप उसको एसीटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं ताकि उसको वो जो है डीप्लाज्मोलाइज्ड जो हो जाए और उसको आप जो है तो वापस अपने साइज में ले आते हैं. ऑफकोर्स शेप की बात मैं कर चुका हूँ कि शेप जो है सेल वॉल की वजह से होता है, तो सेम शेप नहीं होगा जैसे इनिशियल सेल का होगा, लेकिन साइज वो वापस अपने कंडीशन में आ जाएगा. मेन मकसद ये है कि जो उसकी साइटोप्लाज्म की जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है उसकी तरफ आ जाए.
अच्छा, मैकेनिकल मेथड जो है इसका यील्ड जो है वो लो होता है, इसको मतलब ज़्यादा एफिशिएंट मेथड नहीं है और उसमें प्लाज्मोलिसिस इन्वॉल्व है, तो लिहाजा आप इनको उन्हीं सेल पे कर सकते हैं जिसमें आपके पास लार्ज वैक्यूल हो और उसमें जो है वाटर हो, बिकॉज अदरवाइज प्लाज्मोलिसिस नहीं होगी और ये मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो नॉर्मली लाइक ऑनियन के टिश्यूज़ में, ऑनियन बल्ब के टिश्यू में वगैरह में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जो ज़्यादा यूज़ होता है वो एंजाइमेटिक मेथड होता है जो आगे आएगा। ओके, जो नेक्स्ट आपके पास मेथड है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन का, वो एंजाइमेटिक मेथड है, जिसमें बेसिकली आप एंजाइम्स यूज़ करते हैं टू डिग्रेड द सेल वॉल, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट आपको तभी मिलेगा जब आप प्लांट सेल का सेल वॉल रिमूव करेंगे, उसको डिग्रेड कर देंगे। तो इसमें हम एंजाइम्स यूज़ करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि आपके पास सेल्स, प्लांट सेल्स जो है, सेल वॉल उसके जो है कलेक्टेड या उसको कलेक्ट रखने के लिए यू हैव द पेक्टिन्स, ठीक है। यानी सेल वॉल का कंपोनेंट होता है पेक्टिन, जो कि सेल्स को जोड़े रखे हुआ होता है। तो फर्स्ट आप पेक्टिनेज यूज करेंगे। पेक्टिनेज क्या करेंगे कि वो पेक्टिन को डिग्रेड करेंगे, जिसकी वजह से सेल्स आपस में सेपरेट होंगे, ठीक है, यानी वो कंपैक्ट नहीं रहेंगे। Then you have the hemicellulose and cellulosis inside the cell wall, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए आप जाइलिनेजेस और सेलुलेजेस यूज करेंगे, जिससे आप बेसिकली सेल वॉल को डिग्रेड कर देंगे और हेमिसेलुलोसिस को आप डिग्रेड कर देंगे। तो देन दैट विल बेसिकली गिव यू द प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। उससे आपको क्या मिलेगा? प्रोटोप्लास्ट मिलेगा, और इस तरह आप जो है सेल वॉल को डिग्रेड करके you will get the protoplast. So the idea will be that you will use the enzymes, you will not use the mechanical method, but you will use the enzymes जो कि pectins, cellulose और hemicellulose को डिग्रेड कर देगा, सेल वॉल को डिग्रेड कर देगा, and you will get the protoplast. ये जो एंजाइम्स यूज करते हैं बेसिकली, जो आप लिटरेचर में देखते हैं, तो देयर आर टू वेज। एक में जो है तो सेपरेटली स्टेप वाइज जो है, तो आप पहले पेक्टिनेजेस अप्लाई करते हैं और देन आप सेलुलेजेस वगैरह ऐड करते हैं, जबकि देयर इज अनदर वे जिसमें आप जो है सारे एंजाइम्स ऑल टुगेदर यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली दैट विल डिपेंड कि आप किस प्लान में किस तरह इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, किस सर्कमस्टांसेस में यूटिलाइज करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल वही है कि आपने enzymes use करने to degrade the cell wall, whether you are using them all together or you are using it in sequences, in separate steps. अच्छा, जो आपको प्रोटोप्लास्ट बेसिकली मिलेगा, यानी जब आप एंजाइम्स अप्लाई कर देंगे तो आपके पास सेल वॉल डेब्रिस भी होंगे और प्रोटोप्लास्ट भी होगा। सो यू विल यूज सम फिल्ट्रेशन और सेंट्रिफिकेशन स्टेप, जिसमें से आप जो है डेब्रिस को रिमूव करेंगे। सो आपके पास फाइनली पैलेट आएगा प्रोटोप्लास्ट का, उसको जो है आप प्यूरिफाई करेंगे और उसको वापस आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, ताकि वो ऑस्मोटिक स्ट्रेस की वजह से बर्स्ट ना हो, ठीक है। यानी आप उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर हो वो सेम हो सोल्यूशन का, जैसे आपके प्रोटोप्लास्ट का होता है। तो लिहाजा इस तरह आपको प्रोटोप्लास्ट मिलेगा और उसको जो है आप यानी एंजाइमेटिक तरीके से आपको प्रोटोप्लास्ट मिलेगा और उसको आप फिर फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लिहाजा दो मेथड हमने बताया, मैकेनिकल मेथड जिसमें आपके पास प्लाज्मोलिसिस होती है और उसके बाद मैकेनिकली आप सेल को से रिलीज करते हैं, प्रोटोप्लास्ट को रिलीज कर देते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, लेकिन उसकी यील्ड कम है। दूसरा मेथड आपके पास एंजाइमेटिक मेथड है, चूंकि आपका सेल वॉल पेक्टिन्स, हेमिसेलुलोसिस एंड सेलुलोसिस से बना होता है, लिहाजा आप पेक्टिनेजेस सेलुलोसिस यूज करेंगे। आप जो है तो सेल्स को सेपरेट करेंगे और सेल वॉल को डिग्रेड करेंगे, तो इस तरह आपके पास प्रोटोप्लास्ट आएगा। अच्छा, इसमें ये आपको मैं बता दूं कि ये मेथड जो है एंजाइमेटिक मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि आप किसी भी प्लांट पार्ट से प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है तो हम उसको सॉफ्ट ग्रीन टिश्यू से आइसोलेट करते हैं, या इवन हम केलस से प्रेफरेबली आइसोलेट करते हैं प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। और ज़्यादातर हम एंजाइमेटिक मेथड यूज़ करते हैं।
ओके, जो प्रोटोप्लास्ट हमने आइसोलेट किए, वी कैन यूज दैट प्रोटोप्लास्ट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। बेसिकली हम इसको कल्चर कर सकते हैं। इट हैज़ द कैपेसिटी टू रीजनरेट द सेल वॉल। तो बेसिकली आप उसको रीजनरेट यानी आप उसको कल्चर कर सकते हैं। यू विल प्लेट द प्रोटोप्लास्ट और उससे जो है प्रोवाइडिंग द सुटेबल एनवायरनमेंट, इट विल रीजनरेट द सेल वॉल और बेसिकली ये एक नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यू गेट द प्रोटोप्लास्ट कल्चर, यानी आप उसको जो है प्रोटोप्लास्ट को कल्चर कर देते हैं और उससे आप सेल जनरेट कर सकते हैं। आप सेल जनरेट करके फिर आप उससे केलिस की तरफ जा सकते हैं, आप उससे प्लांट्स की तरफ जा सकते हैं। Depending upon the hormones, the phytohormones and the media, you can generate either the calyx जो undifferentiated differentiated mass of cells होते हैं, तो आप इसी प्रोटोप्लास्ट से calyx बना सकते हैं जिसको कैलोजेनेसिस बोलते हैं। आप इससे बेसिकली एम्ब्रॉयड जनरेट कर सकते हैं, that will give you finally the plantlet जिसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। और you can also generate the shoots or roots, whatever you want, that's called the ऑर्गेनोजेनेसिस। तो बेसिकली जो प्रोटोप्लास्ट आपके पास आया उसको आप कल्चर कर सकते हैं और उससे आप जो है केलस या प्लांट वगैरह बना सकते हैं। यानी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट, आप उन यूजेस के लिए जो है तो इसको कल्चर कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप जो है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की तरफ जा सकते हैं और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है कंसेप्ट वही है कि आप प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करेंगे और फिर उसको कल्चर करके आप जो है तो अपने डिजायरेबल डायरेक्शन में उसको लेके जा सकते हैं, whether you want the calyx or you want the embryos, embroids, the whole plantlet or shoot or root। तो उसी हिसाब से you have to provide the phytohormones to generate these calyx or plantlets। So for my students जो कि specifically कोरोना के situation में I have to give them assignments, and also for my other viewers and subscribers, अगर आप ये वीडियो देखने के बाद, ये दो वीडियोस जो प्रोटोप्लास्ट पे थे, उसके बाद you are able to answer these questions or to appreciate and discuss these statements, that will show that you have got the point. So first, why the protoplast is spherical, not complete plant cells. Then the advantages of using enzymatic methods over the mechanical method for protoplast isolation, and yeah, the implication of protoplast for somatic hybridization in improving agriculture crops. I will be discussing that in coming videos as well, but if you can understand and share this, it will be great. And yeah, some basic concept of plasmolysis and deplasmolysis, I hope my students do understand that. Otherwise they can ask me the question in the WhatsApp group and I will try to answer that.